सुन लो तो एक बार वापस सुन लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का प्राइम ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएसएस टू प्रेस्क्राइब प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। अब कल ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड और उस पे थे। दोबारा सुन लो। यदि एज ऑन टुडे आज मैं 20 जुलाई को किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करूं, अभी 21-22 का डिविडेंड कंपनी का आना बाकी है, अभी प्रपोज भी नहीं हुआ, एजीएम ही नहीं हुई, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, अभी तो ऑडिट चल रही है कंपनी की। मैंने 20 जुलाई को शेयर खरीद लिया आप ही लोगों में से किसी से, मैं शेयर होल्डर बनाऊं आज 20 जुलाई को, कल को अगस्त के महीने में कंपनी की ऑडिट फाइनल हो गई, अगस्त के एंड में बोर्ड की मीटिंग हो गई, सितंबर में कंपनी की एजीएम हुई, एजीएम होती मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड का ट्रांसफर आ गया। मेरे को पता लगा है अभी मैंने 20 जुलाई को शेयर खरीदे, उसका डिविडेंड वो भी 21-22 का, मैं तो उसके लिए एंटाइटल ही नहीं हूं। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है जिस समय डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस समय रिकॉर्ड डेट पे आप यदि कंपनी की बुक्स में शेयर होल्डर हो, रिकॉर्डेड मेंबर रजिस्टर में, यू आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड। अब वो डिविडेंड मुझे आ गया। एएस कहता है जो शेयर्स आपने उस पीरियड में परचेज किए जिस पीरियड का डिविडेंड नहीं बल्कि आपको डेट ऑफ एक्विजिशन से अर्लियर पीरियड का डिविडेंड मिला है, तो आपके लिए तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन। ये डिविडेंड कैपिटल नेचर की इनकम है जो पीएनएल में नहीं जाती है बल्कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होती है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको जो जो पढ़े थे सब बताया हुआ है, और अभी जिनका इन्वेस्टमेंट बाकी है उनको और बता देंगे। तो अच्छा, एक दूसरा याद करो, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी डिबेंचर और बॉन्ड जब खरीदते हैं तो खरीदने वाला यदि कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट जैसे भी खरीदें, वो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है डेट ऑफ लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ परचेज वो तो सेपरेट करता है ना उसको, तो इंटरेस्ट की तो अकाउंटिंग साथ के साथ हो जाती है। उसका कारण उसकी रेट पता है, उसका पीरियड पता है। डिविडेंड की अकाउंटिंग साथ के साथ कैसे हो? अभी मैं 20 जुलाई को आपसे शेयर खरीदूं और मैं कहूं कि इसमें इतना डिविडेंड मैं आपको दे रहा हूं, कैसे पता भाई? अभी कहां डिविडेंड का आता पता है? बेचने वाले खरीदने वाला दोनों अनजान है, दोनों को ही नहीं पता कंपनी डिविडेंड देगी कितना। तो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डिविडेंड तो साइलेंट होता है। हाँ, सेलर यदि इतना इंटेलिजेंट है, इतना शार्प है, उसने बाहर से कह दिया, जैसे आप लोगों में से किसी ने आज मुझे शेयर बेचे 20 जुलाई और आप लोगों को ये बात खबर है कि मैं जिस कंपनी के शेयर होल्डर हूं और बेच रहा हूं इसने हमेशा 20% डिविडेंड मेंटेन किया है। आपको इस बात की भी लगभग श्योरिटी है कि कंपनी के 21-22 के अनऑडिटेड रिजल्ट साइट पे पड़े, ऑडिट हो रही है तो भी रिजल्ट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कंपनी अपनी 20% की डिविडेंड की ट्रेंड को मेंटेन करेगी। बेचते समय एज ए सेलर आपने बायर के नोट पे जो ब्रोकर नोट है उस पर कंडीशन डलवा दी, सर ये शेयर में तो एक्स डिविडेंड बेच रहा हूं। अब बेचने वाला एक्स डिविडेंड बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आएगा डिविडेंड वो आएगा बायर के पास, लेकिन वो बायर उस डिविडेंड को सेलर को ट्रांसफर करेगा। इस कंडीशन पे कोई बात हो तो ठीक है, फिर बायर कहेगा मुझे जब डिविडेंड मिला ही नहीं तो मेरे लिए कौन सा प्री एक्विजिशन, फिर तो वो सामने वाले का ही है। तो अब ये प्री और पोस्ट का जो फंडा है ना, ये दोनों आपके प्री एक्विजिशन वर्सेज पोस्ट एक्विजिशन, any interest if at the time of acquisition cost of investment include accrued interest of pre-acquisition period। pre-acquisition period का मतलब था आज 20 जुलाई है और मैं जिस कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड बाजार से उठा रहा हूं उसने लास्ट मार्च में ब्याज दिया, अगला वो सितंबर में देगी, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और आज 20 जुलाई 3 महीने और 20 दिन का ब्याज मैं जिससे भी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदूंगा या तो मैं उसकी परचेज प्राइस में मिक्स करके दूंगा तो वो तो हो जाएगा कम इंटरेस्ट, और या वो मुझसे अलग से मांग रहा है परचेज प्राइस में शामिल नहीं हो तो हो गया एक्स इंटरेस्ट। बट एटलीस्ट आई नो कि मैं तुम्हें कितना ब्याज दे रहा हूं इस समय, वो प्री एक्विजिशन। तो एनी इन्वेस्टमेंट विच इज परचेज एज ऑन टुडे एंड लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गॉन, अगले इंटरेस्ट की ड्यू डेट आएगी, इस बीच यदि इन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन बाइंग सेलिंग का हो रहा है तो पिछली ड्यू डेट से और आज डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट कहलाता है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, और वो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कॉस्ट में से अलग कर दिया जाता है। इसीलिए तो जब हम एंट्री करते हैं तो ब्याज को हटा के करते हैं, लेकिन हटाते कब है? जब कम इंटरेस्ट परचेज हुई हो और खरीदने वाले ने एक्स इंटरेस्ट खरीदा और बेचने वाले ने एक्स बेचा, तो इसका मतलब आप ब्याज का पेमेंट तो अलग से करोगे ना, तो हटाने की जरूरत क्या है? बट एनी हाउ ब्याज तो आपको देना पड़ेगा ना, चाहे मिला के दो चाहे अलग से दो। इसलिए ये लोग कहते हैं इफ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड सच then subsequent receipt of such interest deducted। अब subsequent receipt तो होती रहेगी, हाल फिलहाल तो आप आज ही हटा दो, और जब मिलेगा तो इधर डेबिट से क्रेडिट में नेट ऑफ हो जाएगा जो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बताया। और यदि आपको जरूरत होगी तो एक क्वेश्चन अभी इसका और करा दूंगा। दूसरा,
dividend. When dividend is declared from pre-acquisition profit, then the receipt of that dividend on the later date deducted from cost. अब दो बातें, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट चाहे प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से अलग होता है, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड या पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर होता है, ये बात है। अब राइट शेयर, आपको याद करो, कंपनियां जब राइट देती है तो राइट का रिनाउंसिएशन राइट भी तो देती है साथ में। शेयर होल्डर को 3 ऑप्शन देती है कंपनी। पहली कोशिश, आप खरीदो, यू सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहो तो आप अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हो, रिनाउंसिएशन कह दो या एंडोर्समेंट कह दो या ट्रांसफर कह दो या सेल कह दो। और यदि आप पार्शली यूज करना चाहो तो पार्शली भी अलाउड है। आप चाहो कुछ राइट आप ले लो, कुछ किसी और को दे दो, यानी उसका सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, राइट शेयर ऑफर्ड आर सब्सक्राइब बाय हिमसेल्फ। आज हमें राइट मिला और हमने खुद ने सब्सक्राइब किया, और हम ही सब्सक्राइब करेंगे तो हम पैसा नहीं भेजेंगे कंपनी को, और भेजेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? हमारे पास किसी कंपनी के ऑलरेडी शेयर है इस समय, और हमें राइट आया और हमने राइट खुद ही ग्रैब कर लिया और हमने खुद कंपनी को पैसा भेजा, क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमने हमारा राइट किसी और को भेज दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। और अब ये सेल ऑफ राइट यूजुअली तो कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल में, लेकिन एक चांस है जब इसको पीएनएल की बजाय इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम करना पड़ सकता है। उसका सिंपल रीजन, मैंने बाजार से जनवरी 2021 में किसी से शेयर्स खरीदे ऑन कम राइट बेसिस। व्हाट इज द परचेज ऑफ शेयर ऑन कम राइट बेसिस? बायर यदि कोई कम राइट पे शेयर खरीद रहा, कम राइट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग राइट। तो इसका मतलब अगला राइट जो इश्यू आएगा वो मेरा होगा, बायर का होगा। सेलर मेरे पास दौड़ के नहीं आ सकता, भाई साहब राइट तो मेरा है, भैया मैंने कम राइट खरीदे और अब राइट मेरा है। और इस केस में यदि वो राइट इशू आ गया और राइट इशू की लास्ट डेट के बाद शेयर के प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गए, मैंने 1000 शेयर खरीदे थे 50 रुपए की रेट से, तो 50,000 रुपए दिए थे, कम राइट बेसिस पे था। राइट इशू आ गया, तब तक शेयर बढ़ के 60, 65, 70 पे चला गया। राइट इशू की लास्ट डेट 31 जुलाई, 31 जुलाई तक राइट अप्लाई हो रहा, तब तक तो शेयर आसमान छू रहा है। और इधर जैसे ही 31 जुलाई गई, 1 अगस्त को कंपनी का शेयर उठा के 40 रुपए पे आ गया। अब मेरा ओरिजिनल होल्डिंग जो मैंने खरीदी वो 50 की रेट से, 1000 शेयर 50,000, मैंने अपना राइट किसी को दे दिया। मेरे पास में 200 शेयर का राइट आया था, सामने वाले से मैंने 10 रुपए शेयर के हिसाब से 2000 रुपए सीधे सीधे ले लिए। अब वो 2000 में पीएनएल में तो तब ले जाऊंगा ना जब मेरा जो ओरिजिनल होल्डिंग की कॉस्ट है, प्राइस है, वो गिरी नहीं हो। 50 रुपए में खरीदा ना, आज कंपनी का शेयर 50 अबव है, तब तो वो 2000 रुपए मेरी सीधी सीधी रेवेन्यू इनकम है, उसको ले जाऊंगा पीएनएल में। लेकिन यदि इधर मैंने 2000 रुपए कमा जरूर लिए, लेकिन इधर मेरा शेयर 10 रुपए टूट गया, 50 खरीदा 40 पे आ गया, तो 1000 शेयर पे कितना नुकसान हो गया? 10,000। मैं 10,000 के लॉस पे से 2000 की तो रिकवरी कर लूं कम से कम, तो मैं मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कीमत 50 के सामने कितने लिख दूंगा? 2000। तो इन्वेस्टमेंट कितने पे आ गया? 48, और बाजार में कितना है? 40, तो भी मेरा लॉस कितना रह गया अभी? 8। तो 2 तो कम हुआ ना। अपोजिट, यदि कल को बाजार में शेयर का भाव 1 रुपए टूटा है, केवल मैंने खरीदा 50 और आज कितना रह गया? 49, तो 1 रुपए से 1000 शेयर पे कितना नुकसान हुआ? 1000 रुपए। राइट बेचने के कितने आए? 2000। 1000 तो डाल दूंगा इन्वेस्टमेंट में और 1000 बेच दूंगा, बस। अब ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक भी नहीं दे रखा। जब हम इन्वेस्टमेंट का 1 घंटे भर का रिवीजन करना आपको, घंटे 1.5 घंटे, एक क्वेश्चन में मॉडिफाई करा दूंगा। सपोज राइट इशू के अगले दिन शेयर का भाव ये हो गया, और ऐसा कराऊंगा जिसमें मिक्स हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे वापस। राइट शेयर ऑफर्ड आर नॉट सब्सक्राइब बट राइट इज सोल्ड इन द मार्केट। इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब फॉर बट सोल्ड इन मार्केट, देन द सेल प्रोसीड ऑफ राइट टेकन टू पीएनएल अकाउंट। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इफ इन्वेस्टमेंट वॉज एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, मैंने कोई शेयर बाजार से आप लोगों से कम राइट खरीदे और राइट का पैसा मैंने दिया खरीदते समय, और अब यदि शेयर का प्राइस ओरिजिनल होल्डिंग का नीचे टूट के चला गया और मेरे को उल्टा घाटा हो गया, तो मैं राइट की सेल को अपने लॉस को कंपनसेट करने के काम में लूंगा। However, if investment acquired on come right basis and then the market price of such investment immediately after they become X right. X right कब हो जाता है कोई शेयर? जब राइट चला जाएगा। अभी जुलाई में 1 जुलाई को राइट का ऑफर आया, लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो 1 से 31 जुलाई के बीच में तो शेयर क्या कहलाएगा? कम राइट। और 31 जुलाई को राइट की लास्ट डेट क्लोज होते ही 1 अगस्त को क्या हो जाएगा? एक्स राइट होते ही यदि उसका शेयर का प्राइस टूट गया, सच इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट फॉल बिलो देयर एक्विजिशन कॉस्ट। मैंने शेयर खरीदे थे 50,000,
अब रह गए 49, 48, 500, 47. Then sale proceeds should be used to reduce carrying amount. मेरे 50 को नीचे लाऊंगा मैं, और नीचे लाके इतना लाऊंगा कि मेरी मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाए, और अब इसके ऊपर जो बचा हुआ पैसा रह गया वो पीएनएल में बेच दूंगा। मैंने अभी क्या बोला, मेरे 50,000 के शेयर आज बाजार में 49 के रह गए, और राइट को बेचने से मेरे 2500 रुपए आए, तो 1000 रुपए तो मैं 50 के इन्वेस्टमेंट को घटा के 49 पे ले आऊंगा, 1000 रुपए तो क्रेडिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट, 1500 पीएनएल में। ये इसका एक एग्जांपल देख लो। चलो, आयुष एक्वायर्ड 10, बहुत ऐसे ही देख लो, कैलकुलेटर पे हो जाएगी। आयुष एक्वायर्ड 10,000 शेयर ऑफ टाटा लिमिटेड ऑन कम राइट, 100 रुपए पर शेयर, बाय द वे फेस वैल्यू पे। इमीडिएटली आफ्टर देर आफ्टर टाटा लिमिटेड ऑफर्ड 1 राइट 4 शेयर 60 पर शेयर। अच्छा, ये 10 का शेयर है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 60 पर शेयर। आयुष डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट बट सोल्ड एट 20 पर शेयर, मार्केट प्राइस एक्स राइट ऑफ शेयर इज, लो ये सामने एग्जांपल पड़ा। अब ये बताओ, आयुष ने बंदे ने कितने शेयर खरीदे? 10,000 के क्या रेट दी उसने? 10,000 शेयर क्या रेट से खरीदे? 100 रुपए। 100 रुपए से खरीदे तो 10,000 इंटू 100 कितने के पड़े? ये 10 लाख। और इसके खरीदने के जस्ट, और ये इसने कम राइट खरीदे, इसका मतलब अगला राइट इश्यू आयुष का ही है। बाय द वे कंपनी ने राइट दे दिया, एक राइट 4 के बदले 1:4, तो 10,000 पे कितने हो गए? 2500। क्या ले रही है कंपनी? आयुष ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और आयुष ने अपना राइट किसी और को दे दिया। उसने अपना राइट एक्सरसाइज तो नहीं किया, बट उसने बाजार में क्या रेट में बेच दिया? अब 20 रुपए से 2500, 50,000। अब जरा सोचो, इस बंदे को राइट को बेचने का 50,000 रुपए आए, लेकिन ओरिजिनली कितने में खरीदे थे? आज कंपनी के शेयर का बाजार भाव 96 नहीं, अबव 100 या अबव होता तो आयुष को इसमें कोई लॉस थोड़ी होता। ऐसे केस में ये अमाउंट कहां जाती? लेकिन उसका शेयर कितने पे आ गया? तो 4 रुपए टूट गया। 4 रुपए से 10,000 पे, तो इन इन्वेस्टमेंट को यदि हम आज 960 पे लाएंगे, मतलब मार्केट वैल्यू पे बुक्स में यदि रिड्यूस करेंगे, तो लॉस कितना हुआ? अब ये 40,000 का लॉस तो आप इसमें से इन्वेस्टमेंट में बेच दो, और बाकी 10,000 पीएनएल में डाल दो। ये अब सेल ऑफ राइट की एंट्री सुन लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, कितना? 50,000। सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। इससे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो 40 कम होकर 960 पे मार्केट वैल्यू पे आ जाएंगे, और अगली एंट्री पीएनएल, वो एंड ऑफ द ईयर हो गया ये। अभी इसका सॉल्यूशन देख लो। नेट प्रोसीड फ्रॉम द राइट 50,000, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, एक्स राइट होने के बाद 4 रुपए इंटू 10,000 40, 40,000 should be credited to investment. Otherwise, it should be used to reduce carrying amount of investment to the market value. Balance 10,000 transfer to P&L. चलो, बोनस शेयर। कंपनियां शेयर होल्डर को बोनस देती है, क्या कंपनी की कॉस्ट आती है कोई? क्या कंपनी, क्या दोनों की नहीं आती? कंपनी की भी क्या कॉस्ट आनी है? ऐसे बोनस शेयर का न तो कोई ब्रोकरेज, न कोई प्रिंटिंग चार्जेस, न कोई पब्लिसिटी, कुछ नहीं होता। बोनस डिक्लेयर करी तो कंपनी रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में, इट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। शेयर होल्डर की क्या कॉस्ट आनी है? कुछ नहीं, दोनों के लिए कॉस्टिंग 0 है, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो मनी होता ही नहीं है। अब बोनस शेयर के केस में आपकी जो ओरिजिनल होल्डिंग की जो रेट है वो तो नीचे आ जाएगी ना, क्योंकि एवरेजिंग होती है। एवरेजिंग के केस में शेयर होल्डर को आज तो फायदा नहीं, लेकिन कल तो होगा ना जब बेचेगा तब। और कंपनी का बोनस शेयर इश्यू करने का क्या फायदा होता है? कंपनी के प्रॉफिट कैपिटल में कन्वर्ट हो गए तो उन प्रॉफिट में से अब कभी डिविडेंड नहीं देना पड़े, तो कंपनी का आउटफ्लो कम हो जाता है, और शेयर होल्डर बोनस से ज्यादा खुश होता है बजाय डिविडेंड। कारण डिविडेंड तो आज आया और खर्च हो गया, बोनस तो प्रॉपर्टी बन जाती है ना, असेट क्रिएशन का पार्ट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोनस से होता है, डिविडेंड से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। अभी हमने डिविडेंड की पॉलिसियां पढ़ी थी, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल। आप देखो, डिविडेंड आप जितना देते हो, ग्रोथ कंपनी को क्या डिविडेंड देना चाहिए? क्या जो मेच्योर कंपनी है, चलो उस पर तो फर्क नहीं पड़ता, मेच्योर कंपनी तो दे नहीं दे उसके, वो तो ये कहने कुबेर का खजाना है, एक टुकड़ा तोड़ भी लिया उसके समंदर में, क्या फर्क पड़ता है कि लोटा निकाल लिया? क्योंकि मेच्योर कंपनी तो इतनी हाइट पे होती है, उनके फंड्स की कोई कमी है। आज एप्पल जो है, एप्पल की बात कर रहा हूं, दुनिया के 150 कंट्री की जितनी जीडीपी है ना, उतना तो एप्पल की वर्थ है। कल परसों न्यूज आई है, दुनिया की 150 कंट्री ऐसी है जिनकी इतनी वर्थ नहीं है, इतनी जीडीपी नहीं है जितनी एप्पल की नेटवर्थ है। और वो एप्पल आज यदि डिविडेंड दे दे, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी नेटवर्थ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स।
वो यदि डिविडेंड दे दे क्या फर्क पड़ जाएगा, दैट्स अ मैच्योर कंपनी। तो एक एग्जांपल है मैच्योर कंपनी। और ऐसी कंपनी की बजाय ग्रोथ कंपनी डिविडेंड कम देती है, और स्टेबल कंपनी, कांस्टेंट कंपनी डिविडेंड दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्लाइनिंग कंपनी देती है। तो अल्टीमेटली स्पीकिंग डिविडेंड देने की बजाय किसी कंपनी को बोनस देना चाहिए, ताकि वो पैसा कंपनी के हाथ में यूज करने को रहे, और उधर शेयर होल्डर भी कहें आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे प्रॉपर्टी दी, वो मैं सेव करूंगा। अल्टीमेटली बोनस शेयर ऑलवेज अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी डन फॉर अलॉटमेंट। देखो, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी डन फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। कंपनी में नहीं बोल सकते आप, कंपनी में तो एंट्री होगी। नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड विल बी इंक्रीज बाय द नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड विदाउट मेकिंग एनी एंट्री इन द वैल्यू कॉलम। अब वैल्यू कॉलम में एंट्री नहीं होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो पर शेयर की कॉस्टिंग तो नीचे आएगी ना। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं। इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट के 2 नियम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का रूल क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी रूल यही है, लेकिन यहाँ एनआरवी की जगह क्या बड़ी यूज लेते हैं, मार्केट वैल्यू। और अभी कल हम मार्केट वैल्यू डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये डेफिनेशन में गई थी, देखो व्हाट इज मार्केट वैल्यू। अब एएस इसको यूज करता है शॉर्ट टर्म के लिए, आइदर दिस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। अब इन लोगों ने मार्केट वैल्यू को डिफाइन कैसे किया एएस में, मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट विच इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, दोज एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू इनकर्ड ऑन और आफ्टर डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचने के दिन या बाद में आपको उसके ऊपर कोई खर्चा करना पड़ सकता है, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, वो घटा दो, तो एनआरवी तो हो गई ना एक तरह से ही। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन रूल देख लो। करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इन्वेंट्री वाला ही नियम है। एनी रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच डिडक्शन शुड बी चार्ज क्रेडिटेड टू पी&एल। आपको सब एनी रिडक्शन चार्ज टू पी&एल तो समझ में आता है, ये रिवर्सल क्या है तो जरा याद करो। इंपेयरमेंट का रिवर्सल नहीं बताया था एक बार, आपने किसी असेट को इंपेयर कर लिया, क्यों, आज उसकी कैरिंग अमाउंट है कम और उसकी रिकवरेबल अमाउंट है कम और कैरिंग अमाउंट है ज्यादा, तो आज आपने इंपेयर करके लॉस पी&एल में चार्ज कर दिया, कल को उल्टा हो गया तो टू द एक्सटेंट ऑफ इंपेयरमेंट तो रिवर्सल कर ही सकते हो ना, ये इन्वेस्टमेंट में भी अलाउड। आज मेरे पास 31 मार्च 22 को इन्वेस्टमेंट की मेरी कॉस्टिंग है 2 लाख, बाजार भाव रह गए 180, तो मैं कितने रुपए का लॉस चार्ज कर लूंगा, 20। अगले साल उल्टा हुआ, इन्वेस्टमेंट पड़ा मेरे पास, अगले साल मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वही 2 लाख और बाजार भाव चले गए 250, तो 50,000 का गेन है, लेकिन मैंने रिवर्सल कितना करना है, केवल 20,000, तो मैं 180 को 2 लाख पे ले आऊंगा वापिस। Any reduction subsequently increase in carrying amount should be credited to P&L to the extent of level of cost of such investment, यानी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर नहीं जाना है। Valuation should be done either on individual investment basis or by category but not on overall basis। इसका क्या मीनिंग हुआ, चलो इन्वेंट्री वाला एएस याद करो। मेरे पास 5 तरह की इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर है, ABCDE, 5 तरह के प्रोडक्ट है, पांचों की कॉस्ट, पांचों की एनआरवी मैंने आपके सामने रख दी। अब क्या वो जो रूल लगता है कॉस्ट और एनआरवी, मैं पांचों के टोटल का रूल लगाऊंगा या एक एक का लगाऊंगा, डिपेंड करेगा। यदि वो पांचों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सेपरेट है, तब तो अलग अलग लगेगा। और उन पांचों में से 2 का ग्रुप अलग है और 3 अलग अलग है, तो 2 का तो एक साथ लग जाएगा, तीनों का अलग अलग लगेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन आप करते हो ना, आइदर ऑन इंडिविजुअल बेसिस और बाय कैटेगरी, यानी इक्विटी शेयर आप एक जगह कर सकते हो, डिबेंचर एक जगह कर सकते हो, गोल्ड एक जगह कर सकते हो, सिल्वर एक तरफ कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट बास्केट में 6 तरह के इन्वेस्टमेंट, उसने कुछ पैसा प्रॉपर्टीज में भी लगा रखा है, कुछ पैसा उसने गोल्ड सिल्वर में भी लगा रखा है, कुछ उसने बैंक में एफडीज भी करा रखी है, कुछ उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यूनिट में भी है, कुछ उसके शेयर डिबेंचर भी है। पांचों का टोटल मिला के आप एक साथ वैल्यूएशन नहीं कर सकते, शेयर डिबेंचर का। और जो करंट है, शॉर्ट टर्म, उनको आप अलग अलग ट्रीट करो, और लॉन्ग टर्म का तो नियम ही अलग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरीड एट कॉस्ट, यूजुअली नॉट ऑलवेज। तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है क्या जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आप बिलो द कॉस्ट वैल्यूएशन कर सकते हो, आई मीन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एक है मामला ये रहा, where there is a permanent decline other than temporary in the carrying amount of investment, the resultant reduction in carrying amount of investment charged to P&L. What do you mean by permanent decline? किसी इन्वेस्टमेंट की प्राइस में
ऐसा डाउनफॉल आ गया जिसके वापस ऊपर आने की अब कोई चांस नहीं। आज के एग्जाम्पल में रियल एस्टेट 2014 से रियल एस्टेट डाउन होना शुरू हुई थी, अभी तक तो डाउन ही जा रही है। ज्यादातर रियल एस्टेट को गिनी चुनी प्रॉपर्टी छोड़ दो, रियल एस्टेट में ऐसा डाउनफॉल आया कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जिन जिन लोगों का रियल एस्टेट चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी था, उन्होंने भी हार मान ली थक के, और अब उन्होंने आज की मार्केट वैल्यू पे उसको ले लिया और बाकी पीएनएल में चार्ज कर दिया। द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिवर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन द वैल्यू। Indicators of value of an investment are obtained by reference to its market value, interest, investee's asset and result, expected cash flow from the investment, type and extent of investors' stake in the investee, and restriction on distributions by investee or disposal by the investor. कहने का मतलब ये कह रहा है कि परमानेंट डाउनफॉल का आपको पता कैसे लगे कि कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंटली डाउन गई, इसके इंडिकेटर बताएं। किसी कंपनी ने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे परमानेंट रोक लगा दी, हम कभी जिंदगी में डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारी हालत ही नहीं, तो इस कंपनी का शेयर बाजार में नीचे आ जाएगा और वो कभी उठेगा ही नहीं वापस, क्योंकि लोगों को खबर है कि ये बंद होना है कोई दिन। जब ये डिविडेंड देने के हालात में ही नहीं है और रोक ही लगा दी, तो या जिस लाइन में वो कंपनी है, जिस फील्ड में, वो फील्ड ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, बैन कर दिया, और या फिर ये कुछ जैसे रिजल्ट्स, कंपनी के रिजल्ट ईयर बाय ईयर डिग्रेड होते हुए आ रहे हैं, ईयर बाय ईयर कंपनी लॉसेज में जा रही है और कंटिन्यूअस लॉसेज में जाने के कारण से कैरिंग अमाउंट इज डिटरमाइंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज बाई और इन द ऑपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। यदि आप कोई लैंड या बिल्डिंग इस उद्देश्य से खरीदते हो कि हमें उसे ऑक्यूपाई नहीं करना है, हमें उस पर रहना नहीं है, मकान नहीं बनाना है, हमें उस पर ऑफिस नहीं बनाना है, बिजनेस नहीं चलाना है, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? बेचना है वापस। तो हाल फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी परचेज अ लैंड बिल्डिंग फॉर अर्निंग रेंट बाय लेटिंग आउट लैंड और बिल्डिंग। सच लैंड और बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड बाय इट्स बिजनेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट। Even such land or building purchased by it for capital appreciation, not for letting out, then also it is an investment. लैंड बिल्डिंग में पैसा लगाने वाले दो लोग होते हैं, या तो रेगुलर इनकम, उससे रेंट कमाना है, और या फिर उसको आज खरीदा और कल वापस बेचना है, उस टाइप से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एंटरप्राइज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज ए लॉन्ग टर्म। जब तक क्वेश्चन आपको ड्यूरेशन नहीं दे दें कि हमने खाली 6 महीने के लिए खरीदा है, 4 महीने के लिए खरीदा, जब तक साइलेंस है, जनरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होती है। लैंड बिल्डिंग में कोई लोग 2-4 महीने के लिए पैसा थोड़ी लगाते हैं। The cost of any share held in cooperative society added to the carrying amount of investment property। अब देखें ये किसको नॉलेज है, आप में से किसी को पता है क्या? Cost of shares held in cooperative society, it is added to the carrying amount of investment property, मतलब लैंड बिल्डिंग। किसकी नॉलेज में? दोबारा बोलो। और सोचो आप लोग को है। हाँ तो वो थोड़ा एलोबोरेट करो, आसपास तो आ गए आप लोग। ये एक जीके का पार्ट है ये। अब ठीक है, आप लोग अभी क्या इन्वेस्टमेंट फील्ड में हो नहीं ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर इशू करेगी, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है? एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, इट्स ओके, बट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेनली क्या कोई प्रोडक्शन, कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट मशीन? इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी, इसको हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटियां बहुत तरह की होती है। बैंकिंग, आज ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते हैं, वो बैंकिंग सोसाइटी, ऐसे हाउसिंग सोसाइटी। आज हम पता है क्या कर सकते हैं, हम सब मिलके और किसी काश्तकार से, यानी किसी किसान से उसका खेत 10 बीघा का खेत हमने खरीद लिया और अपने पर्सनल रिसोर्स, और उसके बाद रजिस्ट्रार सोसाइटीज के ऑफिस में गए और वहां जाके हमने वहां से शेयर इशू करा ली मतलब सोसाइटी रजिस्टर करा के शेयर इशू करा लिए, और हमने जितना जितना पैसा सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था ना लैंड लेने में, उतने उतने के शेयर अलॉट कर लिए। हमने इन टोटल 1 करोड़ रुपए खर्च करके खेत लिया था 10 बीघा, 10 लाख बीघा में, और 10 बीघा का खेत लेके और उसके हमने सबने मिलके प्लॉट काट लिए 500-500, 1000 गज के, और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब जैसे ही वहां से रजिस्टर्ड हुई सोसाइटी, हमने शेयर इशू किए, जिस बंदे ने जितने रुपए का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था
उतने उसको शेयर इशू कर दिए और नंबर ऑफ शेयर के रेशो में प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग सोसाइटी के शेयर होल्डर हैं और जब तक शेयर होल्डर रहेंगे तब तक हमारे पास वो प्लॉट ऑफ लैंड रहेगा, लेकिन हम अपने शेयर किसी को बेचेंगे तो किसी को भी बेचेंगे अपने शेयर, वो प्लॉट गया। इसका मतलब अब दोनों का कनेक्शन आपस में हो गया। जब तक आप शेयर होल्डर हो तब तक आपके पास लैंड है और जब तक लैंड है तब तक आप शेयर होल्डर हो। अब यदि आपने किसी एक्स पर्सन को कह दिया साहब मुझे ये जमीन देनी है, मैंने खरीदी उस समय के भाव ये थे बाजार में और आज इतने, तो एक तो उससे अप्रिसिएशन ले लो आप और एक आपने जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसे उससे ले लो। अब उस बंदे की एंगल से सोचो, उसने एक तो जमीन के पैसे दिए आपको, अप्रिसिएशन दिया, और एक दूसरा शेयर खरीदे, तो वो जो शेयर उसने आपसे खरीदे वो तो अपनी जमीन की कीमत नहीं जोड़ेगा ना। अल्टीमेटली एएस कहता है यदि कॉस्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो आप कैरिंग अमाउंट में ऐड कर। तो सोसाइटीज के जो प्लॉट होते हैं उसका सिस्टम यही होता है, शेयर अलॉट होते हैं और वो शेयर होल्डर आप बने रहते हो। अब जिस दिन सरकार आपकी उस सोसाइटी को भंग करके और आपको उस जमीन के पट्टे अलॉट कर देती है तब जाके सोसाइटी हो जाती है क्लोज, वो सारे शेयर जमा हो जाते हैं सोसाइटी में दफ्तर में जाके और आपको उसके बदले पट्टे अलॉट हो जाते हैं। अब आप कहोगे साहब मैं पट्टा शुदा, आई एम द लीज होल्डिंग बिल्डिंग या लैंड, मेरे पास लीज, अब हमारी सोसाइटी नहीं है। तो ये जो कैंप नहीं लगते हैं जेडीए के नगर निगम के, इन कैंप में क्या होता है, सोसाइटी का पट्टा ले लिया जाता है और साथ में आपको जेडीए का पट्टा दे दिया जाता है। अब उसके बाद सोसाइटी खत्म हो जाती है। तो सोसाइटी की लैंड तब तक रहती है जब तक आप शेयर होल्डर बने रहते हैं और जब तक गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज नहीं कर देती है। सोसाइटी जब रेगुलराइज हो जाती है तो गवर्नमेंट अपने पट्टे बांट देती है और सोसाइटी के पट्टे कैंसिल कर देती है। ये सिस्टम होता है। चलो, डिस्पोजल या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस, नेट डिस्पोजल प्रोसीड माइनस और सेल्स प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट, सच प्रॉफिट लॉस शुड बी चार्ज और क्रेडिटेड टू P&L। सेल ऑफ पार्शियल इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपके पास कंपनी के 1000 शेयर है और उसकी कॉस्टिंग 60,000 है और आपने उसमें से 400 बेचे तो प्रोपोर्शनेट यूनिटी मेथड से तो कॉस्ट निकालोगे ना, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। केवल एक ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है, इसके बाद तो फिर क्वेश्चंस और ये एग्जांपल है और इसके बाद में ये ES ही फिनिश है, स्टॉक एंड ट्रेड करके और ये खत्म। मेन अब इस ES का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है या तो ये वाला आता है, अब इसको लिखना हो तो लिख लो, इसमें समझना है तो समझ लो, अंडरलाइन कर लो। अब ये नीचे क्वेश्चन ये का ये सेम टू सेम और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम के क्वेश्चन में बताऊंगा साहब वो एग्जाम्पल 2 आया हुआ है और एक दूसरा जो आपके इसमें क्वेश्चन आता है मैं आगे उसमें बताऊंगा, इसमें तो नहीं है। गोल्ड सिल्वर और उसका है लैंड का, शेयर्स का, अभी बताते हैं। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पैरा 23 से 24। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेड इनटू करंट। अब क्या मतलब हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट? आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते समय आपका इंटेंशन क्या था? मैच्योरिटी तक मैं होल्ड करूंगा, कभी नहीं बेचूंगा, मेरी मर्जी सालों तक रखूंगा, मोर देन 1 ईयर होल्ड करूंगा। और खरीदने के बाद में आपका इरादा बदल गया, आपका इंटेंशन चेंज हो गया, अब तो मैं अगले महीने बेचूंगा बस। हालांकि मेरे को अभी 2 ही महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, मैं साल भर नहीं रखूंगा। लोगों ने कहा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लायक की प्रॉपर्टी है नहीं, ये चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे लैंड है, चाहे बिल्डिंग है। खरीदा इस इंटेंशन से था कि लंबे समय जाके निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे बाजार में चेंजेस आ रहे हैं आपको लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, ये लॉन्ग रन का इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट रन में कमा लो जो कमाना, आज अच्छे भाव मिल रहे हैं निकाल दो, आगे जाके तो टूटेगा बाजार, बुरी तरह टूटेगा। ऐसे केस में इन्वेस्टर अपनी मेंटेलिटी चेंज कर लेता है और अपना इंटेंशन बदल के वो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो इस केस में एस क्या कहता है, ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर आर मेड का मतलब आप जो कौन से इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, आप अब तक कौन सा था, अब तक की किस पे वैल्यूड होता था, एट कॉस्ट, अंटिल देयर इज अ परमानेंट फॉल इन प्राइस, और परमानेंट फॉल अब तक नहीं था, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यूड था, अब आप किस पे जा रहे हो। तो अब करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या होता है, तो इट इज लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। अब आपकी बुक्स में उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है, जैसे कभी पहले डाउनफॉल हुआ हो मान लो, सपोजिंग मिस्टर एक्स उसने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी रुपीज 10 लाख, ये इसकी कॉस्ट है। इस लैंड एंड बिल्डिंग को इसने कहा था कि मैं फॉरएवर लंबे टाइम 15-20 साल बाद बेचूंगा। मान लीजिए साल 2 साल हुआ, उसके बाद में लैंड बिल्डिंग में प्राइस में परमानेंट फॉल आ गया,
और ये प्राइस बाजार में रह गई इसकी 8 लाख। तो इसने इस 2 लाख का क्या किया होगा? ये P&L में राइट ऑफ कर दिए होंगे भाई। जो परमानेंट फॉल आ गया वो 2 लाख P&L में राइट ऑफ कर दिए। अब आज इस असेट की यानी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 8 लाख। और इसकी कॉस्ट कितनी है? तो एएस क्या कहता है, जिस दिन से आप इस लॉन्ग टर्म को करंट में कन्वर्ट करोगे उस दिन आप इसकी कैटेगरी कन्वर्जन करोगे। अब तक तो था ये लॉन्ग टर्म और अब ये किस में जा रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म। तो अब आप इन दोनों में से कौन सी प्राइस इस शॉर्ट टर्म की ट्रांसफर करोगे? इधर 8 लाख, लोअर ऑफ दीज टू, ये 8 लाख, ये कैरिंग अमाउंट। और कल को कभी इसमें वापस कोई प्राइस अप आ गया 50,000 का और आपने रिवर्सल कर दिया और रिवर्सल करके कैरिंग अमाउंट हो गई 850, तो या तो 850 या कॉस्ट विच एवर इज दिस। तो आज आपकी बुक्स में ये करंट इन्वेस्टमेंट कितने का माना जाएगा? 850। तो यूजुअली सोचो जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है वो कभी आपने कॉस्ट से ऊपर तो वैल्यू किया ही नहीं होगा, या तो कॉस्ट या उसकी कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। तो इफ एनी लॉन्ग टर्म इज कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप कैटेगरी ट्रांसफर करते हो, कैटेगरी कन्वर्जन करते हो, उस दिन उस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में, अब यदि ये मिस्टर एक्स अब तक अपनी बैलेंस शीट बनाता था तो इस इन्वेस्टमेंट को, लैंड बिल्डिंग को कौन से हेड में दिखाता था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। अब किस में दिखाने लग जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, यानी करंट असेट्स के हेड में। तो इसको हेड ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से ट्रांसफर वैल्यू ये होगी। सेकेंड, इसका उल्टा, करंट इन्वेस्टमेंट अब तक थी, अब उनको आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। अभी देखा आपने इस इंटेंशन से कोई प्रॉपर्टी या कोई गोल्ड या सिल्वर या शेयर खरीदे या डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कि मैं उसको वापस बेचूंगा साल भर पहले, अब आपने विचार बदल दिया, मुझे लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना है। ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने जिस दिन कन्वर्जन किया है उस दिन उसकी या तो कॉस्ट और या उसकी फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। मान लो मिस्टर एक्स कहता है मेरे पास 12% बॉन्ड्स ऑफ जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इसने परचेज किए थे ₹1 लाख के कॉस्ट पे। दिस इज कॉस्ट, है ना। और इसके बाद इन बॉन्ड्स का मार्केट प्राइस बाजार में आ गया था ₹80,000, और इस तरह से आज ये है कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट, और इसने 20,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसका इरादा यह था कि ये बॉन्ड इससे ज्यादा लंबे टाइम रखने नहीं है, मैं साल 6 महीने के पहले वापस बेच दूंगा। मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस पे वैल्यूएशन कर लिया, और ये उसकी कैरिंग अमाउंट है। अब ये इसका कहना है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रखने, और अब तक ये शॉर्ट टर्म थे। तो एएस कहता है इन इन्वेस्टमेंट की आज इस दिन, जिस दिन आप कैटेगरी कन्वर्जन कर रहे हो उस दिन इनकी फेयर वैल्यू है 90,000, फेयर मार्केट वैल्यू। तो आप यदि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आओगे तो कंपैरिजन कैरिंग अमाउंट से नहीं करोगे, इनकी कॉस्ट और इनका फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो अब आप इन इन्वेस्टमेंट को बुक्स में 80 की बजाय कितने भी दिखाओगे? 10,000 जोड़ के। और अब ये 10,000 का गेन कहां जाएगा? P&L अकाउंट एंट्री करोगे, बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू P&L 10,000। अब बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हेड में कितने पे शो करोगे? 90,000। तो दिस इज व्हेन एनी करंट इन्वेस्टमेंट इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म, देन ट्रांसफर शुड बी मेड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये दो नियम है, अब केवल आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी। दोबारा सुन लो, किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको दो वैल्यू में से लोअर चूज करनी है, आइदर उसकी कॉस्ट और या उसका कैरिंग। और बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट करंट असेट में इन दोनों में से लोअर पे आएगा। दूसरी बात, यदि आप करंट को लॉन्ग टर्म में लाते हो तो बैलेंस शीट में इन दोनों में से या तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू। इसका मतलब इस वाले केस में उसकी कैरिंग अमाउंट कंसिडर नहीं करनी है। ये पड़ी कैरिंग अमाउंट 80,000, हमें इसको कंसिडर नहीं करना। आज यदि इसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 रुपए होती तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में 1 लाख या 1,20,000 में से जो लोअर है कितना? अब वो 20,000 का जो कभी आपको लॉस हुआ था ना, उसको वापस रिवर्स करके P&L से क्रेडिट कर दो, P&L में क्रेडिट कर दो, एंट्री कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। अब बैलेंस शीट में ये वापस कौन सी प्राइस पे आ जाएगा?
1 लाख पे, ये लॉन्ग टर्म कहलाया जाता। लेकिन किसी भी हालत में कॉस्ट से ऊपर नहीं, और कॉस्ट से ऊपर तो सोचो इसमें भी नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो ये बात तो तय, पूरे इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कॉस्ट से ऊपर शो नहीं हो सकता। और कभी आपने लॉस राइट ऑफ भी किया होगा तो उसका रिवर्सल भी तो उतना ही हो पाएगा ना, ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ये 3 सिचुएशन दे दी। Krishna Limited want to reclassify its investment as per AS 13. Decide amount of transfer based on the following information. यानी आप न्यू कैटेगरी में कितना पैसा ट्रांसफर करोगे, उसकी वैल्यू क्या मानोगे। अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज ₹30 लाख। तो अब यहां से ध्यान देना शुरू करो, ये तो कौन सी अमाउंट हो गई, कॉस्ट टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज ₹40 लाख, और यह है फेयर मार्केट वैल्यू। अब यदि आप किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसकी कैरिंग अमाउंट तो कंसिडर होती ही नहीं है, कंसिडर होगी या तो कॉस्ट या विच एवर इज। तो आज आप इसको करंट से लॉन्ग टर्म में इस पे लेके जाओगे, उसकी ट्रांसफर वैल्यू 30 लाख होगी। सेकंड, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 30 लाख, ये तो है कॉस्ट टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। The market value of the investment on the date of balance sheet is again 13 lakh। अब या तो 30 या 13 ये मार्केट वैल्यू है एफएमवी। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट करंट से लॉन्ग टर्म में कितने पे काउंट होगा, 13 पे। और यदि बैलेंस शीट में आपकी कॉस्ट पड़ी है, क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट, अब पहली बात तो ये मान के चलो आज के पहले कभी इस इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में कॉस्ट भी पड़ा होगा, लेकिन आज तो डाउनफॉल हो गया ना। तो आज ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को P&L, और अब ये जो 13 लाख है ये क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। अब ये कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि अब आपका नया कैटेगरी ये थोड़ी होगा, नया कैटेगरी क्या होगा, लॉन्ग टर्म वाला। तीसरा, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसीडर फॉर होल्डिंग पर्पज। आपके पास में कुछ लॉन्ग टर्म पड़े हैं, अब आप उनको रखना नहीं चाहते, अब आप निकालना चाहते हो, तो सीधी बात है लॉन्ग टर्म को क्या कंसिडर करने जा रहे हो, टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर 18 लाख बट हेड रिटर्न डाउन टू ₹. दिस। अब ये रिटर्न डाउन टू ₹. का मतलब क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट 18 से राइट ऑफ होके कितने पे आ गए, ये कैरिंग अमाउंट है और ये इनकी कॉस्ट है। और इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू बाय द वे दी नहीं है, देते तो भी काम की नहीं थी। अब दोनों में से लोअर सिलेक्शन क्या हुआ, अब ये 12 लाख, अब तक तो कौन सी कॉस्ट होती थी, लॉन्ग टर्म, अब क्या मानी जाएगी, ये शॉर्ट टर्म। तो अब इसमें क्या आंसर ऐसे थ्योरी में ही देना होता है। पहला, इन दिस केस ट्रांसफर शुड बी मेड एट कॉस्ट बीइंग लोअर ऑफ 30 और 40। अब आपके 30 और 40 में कॉस्ट कम थी ₹. दिस एंड हेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट ₹30 लाख। बैलेंस शीट में आप अब तक करंट थे, अब लॉन्ग टर्म में 30 लाख रुपए दिखाओगे। इन सेकंड केस ट्रांसफर शुड बी मेड एट मार्केट वैल्यू बीइंग लोअर ऑफ 30 लाख एंड 13 लाख एंड हेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट 13 लाख। द लॉस ऑफ दिस माइनस दिस शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। तीसरा, अब तक लॉन्ग टर्म थे, अब शॉर्ट टर्म है। हियर ट्रांसफर शुड बी मेड आइदर एट कैरिंग अमाउंट बीइंग लोअर ऑफ 18 और 12 लाख एंड हेंस द रिक्लासिफाइड करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन एट 12 लाख। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें केस और बढ़ा देते हैं, वो दो देते हैं कई बार। सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब ये बताओ, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे सिक्योरिटी किसकी होती है, जो रात दिन बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर बोल दो। शेयर्स, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट इन्वेस्टमेंट एज डिफाइंड इन दिस CS। तो वो तो कल ही एक्सक्लूड हो गया था ये। फिर शेयर, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स आर क्लासिफाइड अंडर करंट असेट्स। However, the manner in which they are accounted for and disclosed in financial statement quite similar as applicable to current investment. Accordingly, the provision of this statement to the extent they are current investment also applicable share, debenture and security. However, cost of disposal of that share, debenture and other security held as stock in trade determined by applying the cost formula which is specified in ES2 valuation, either FIFO or that is first in first out or average. कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप इन्वेंट्री के तौर पे रखोगे उस पे ES2 लगेगी और कॉस्ट और NRV विचेज लॉस पे वैल्यूड होंगे, और बेचोगे तो या तो FIFO पे या एवरेज कॉस्ट। लास्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 25, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L फॉर द इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल एंड दिस थिंग, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल एंड चेंज इन कैरिंग अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एंड चेंज इन कैरिंग अमाउंट,
significant restrictions on investment like minimum holding period, sales, utilization of sale proceed, non-remittance of sale proceed, investment are outside India. The aggregate amount of quoted and unquoted investment. Quoted investment means investment and the respect which there is has been granted a quotation or permission to deal in a recognized stock exchange. एक कहने का मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर अपनी बैलेंस शीट के जितने इन्वेस्टमेंट है उनकी पहली बात तो आप P&L में कितना अमाउंट लेके गए, आपके पास एंड ऑफ द ईयर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, कितना आपने P&L में चार्ज किया डिस्पोजल पे या वैल्यूएशन पे, और यदि आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े हैं जिन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जैसे आप उनको मिनिमम इतने टाइम तक होल्ड करोगे ही करोगे, जैसे आज ये आपका रिको और ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह जो लैंड देती है वो रेस्ट्रिक्शन डालती है 3 साल पहले बेचोगे नहीं आप, क्यों, आप इसको रीसेल पर्पज से मत खरीदो, इंडस्ट्री लगा के दिखाओ, तो ये रेस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं। एंड ऑफ द ईयर आपके पास कोटेड और अनकोटेड दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो डिवेंचर तो कोटेड होते हैं, लेकिन अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी के अनकोटेड होते हैं, अलग अलग बताने हैं। अदर डिस्क्लोजर बाय द गवर्नमेंट, ये डिस्क्लोजर है और ये ईएस। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो आपके गोल्ड सिल्वर वाला होगा, ये तो वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले क्वेश्चन है सारे। गोल्ड सिल्वर का एक एग्जाम्पल होगा, देखो ये आता है एग्जाम में गोल्ड और सिल्वर वाला कौन सा है देखना एग्जाम्पल। अच्छा अभी लाए क्या बुक? बुक नहीं है पक्का? चलो बाद में देखा। नहीं वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है 5 मिनट, वो मैं लिखवा के करा दूंगा। बस ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो गोल्ड सिल्वर वाला और ये वाला, ये 2 के अलावा तीसरा आया ही नहीं आज।